बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में नजर आ रही है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है और उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाने लगे हैं। इसी बीच पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रात करीब 11 बजे शुरू हुई और सुबह 3:20 तक चली, यानी 4.5 घंटे तक मंथन हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीईसी की बैठक में 16 राज्यों के कई उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। सबसे पहले देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी के उम्मीदवारों पर करीब 25 मिनट तक चर्चा की। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सभी 42 सीटों पर चर्चा हुई है। इसके बाद बैठक में छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। बीजेपी छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान भी आज कर सकती है। वहीं सीईसी की बैठक में तेलंगाना के उम्मीदवारों पर भी मंथन हुआ है। खबर है कि बीजेपी 3 सिटिंग सांसदों को इस बार दोबारा टिकट दे सकती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल के सभी सीटों पर चर्चा हुई। आज इनमें से 5 से 6 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की भी सीटों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू रीजन की सीटों पर चर्चा हुई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के चुनाव लड़ने पर भी इस दौरान चर्चा हुई। आपको बता दें कि राजौरी अनंतनाग सीट से रैना चुनाव लड़ सकते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चर्चा हुई है। ताकि वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा को लेकर खास रणनीति बनाई गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव के अलावा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। बात करें गुजरात की तो गुजरात को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में गुजरात की सभी सीटों पर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन 16 राज्यों के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर महामंथन किया है, उनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, असम, गोवा और दिल्ली, जम्मू कश्मीर शामिल है। सूत्रों की माने तो असम के लगभग 40% उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। सर्वदा सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। डिब्रूगढ़ से केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली का नाम कट गया है। पार्टी रामेश्वर तेली को राज्यसभा भेज सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं सिलचर से राजदीप राय का भी टिकट काटा गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी की 370 प्लस सीटें जीतने के मिशन को लेकर चल रहे प्रधानमंत्री मोदी अब जम्मू कश्मीर में एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 7 मार्च को श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी मेगा रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। धारा 370 के हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा नहीं है। इसके पहले 20 फरवरी को भी प्रधानमंत्री मोदी जम्मू गए थे। आपको बता दें कि अब 7 मार्च को श्रीनगर में उनका दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कई अहम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही वो केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत कर सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी को जम्मू के लिए 13,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। तब उन्होंने कहा था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा थी और बीजेपी सरकार ने इसे हटा दिया है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार की प्राथमिकता सिर्फ एक परिवार का कल्याण हो, वो आम लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकती। उन्होंने कहा कि उन्हें ये देखकर खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर वंशवादी शासन से मुक्त हो रहा है। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए CWC की बैठक हुई है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें रविंद्र रैना और बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने हर लोकसभा सीट के लिए 4-4 नाम सुझाए हैं।
सूत्रों का कहना है कि बीजेपी जम्मू लोकसभा सीट से रविंद्र रैना या मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा को टिकट दे सकती है। हालांकि रविंद्र रैना जम्मू की बजाय अनंतनाग से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसको लेकर बीजेपी की बैठक में चर्चा भी हुई है। तो लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से बैठक पे बैठक हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 7 मार्च को पीएम मोदी दौरा करने जाएंगे, जहां श्रीनगर में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने वंशवाद पर भी हमला किया। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अपने संबोधन में पीएम मोदी के टारगेट पर जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेता रहेंगे और वंशवाद का मुद्दा भी बीजेपी की तरफ से जोरों शोरों से उठाया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 370 प्लस की योजना बनाई है। इसको लेकर लगातार बीजेपी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। अभी 20 फरवरी को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर गए थे और अब 7 मार्च को भी पीएम मोदी श्रीनगर के संभावित दौरे पर है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी जो है हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के निशाने पर विपक्ष के लोग हैं। वंशवाद की राजनीति पर भी हमला किया जा रहा है। और वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता समीक्षा वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। समीक्षा, प्रधानमंत्री मोदी की संभावित जो है ये दौरा है 7 मार्च को, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सुनिए, जैसे कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू के दौरे पर थे। 20 तारीख को काफी प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन किया। यहाँ तक कि एक रेलवे लाइन जो कि कभी भी कश्मीर तक हमारी कभी भी ट्रेन नहीं जा पाती थी, आज हमारे कश्मीर तक ट्रेन जा सकती है। ऐसा कुछ उद्घाटन जो है वो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के उन्होंने उद्घाटन किए। और अब कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दौरे जो है वो पहले भी हो चुके हैं। 8 दिसंबर 2014 को एक दौरा हुआ था, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए थे वो वायदे जो है कश्मीरी लोगों के साथ, कश्मीरी मुसलमानों के साथ वो वायदे जो है उन्होंने पूरे किए। उसके बाद 7 नवंबर 2015 को भी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, एक रैली को संबोधित किया था। और अब बिल्कुल 370 टूटने के बाद जो है पहली बार प्रधानमंत्री जो है वो कश्मीर जा रहे हैं। पहले 3 फरवरी 2019 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया था और एक वादा किया था कि 370 को वो हटाएंगे। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जो है 370 हट चुकी थी। और आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 मार्च का ये दौरा जो है ये बहुत अहम माना जा रहा है। जैसे कि उन्होंने जम्मू में आकर काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किए थे, वैसे ही वो कश्मीर में कश्मीर के लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं और भाजपा को एक टारगेट मिला है 370 प्लस सीटें। तो अब भाजपा जो है उस पर लड़ रही है, अपना बिल्कुल विश्वास है लोगों को भाजपा पे। तो इस समय समीक्षा, बीजेपी की तरफ से 370 प्लस का टारगेट दिया गया है। समीक्षा ICC में वहां पर जाकर रैली को संबोधित करेंगे और ये कहा जा रहा है कि 2 लाख से करीब लोग जो है वहां पर प्रधानमंत्री को लोग सुनने के लिए आएंगे। जी समीक्षा, पीएम मोदी लगातार 370 की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो लक्ष्य 370 प्लस का रखा गया है, ये कश्मीर को इशारा करके रखा गया है विपक्षी दलों के सामने। तो बीजेपी इस अपने लक्ष्य के जरिए एक मैसेज भी देना चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो कहीं ना कहीं सरकार उसे जायज ठहरा रही है। हालांकि विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है सरकार ने गलत किया है, उनका स्पेशल दर्जा जो है वो छीन लिया है। लेकिन इन 370 प्लस की जो योजना बीजेपी की तरफ से बनाई गई है, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर खासकर श्रीनगर की क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में? भाजपा पे लोगों को अब ट्रस्ट हो चुका है। और भाजपा की बात करें तो अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नेताओं से भी बात करें तो हमेशा से वो यही कहते हैं कि हम लोग जो है लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और अगर असेंबली पोल इलेक्शंस होते हैं उसके लिए भी तैयार है। तो 370 प्लस का टारगेट जो है वो भाजपा के लीडर जो है वो
बोलते हैं जी हम पूरा कर देंगे, लेकिन अगर लोगों के विश्वास की बात करें, लोगों को अब कश्मीर के लोगों को खासकर जो है भाजपा पे ट्रस्ट है, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। तो जैसे विपक्षी बोल रहे हैं कि ये गलत है, डेवलपमेंट नहीं हुई कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। ये हम पत्रकार के रूप में नहीं कह रहे, अगर आप लोगों से भी पूछेंगे, अब लोगों को भाजपा पे ट्रस्ट बन चुका है। अगर अब भाजपा जो है अब लोकसभा इलेक्शंस को लड़ती है तो बिल्कुल लोग जो है उनको जिताएंगे, और भाजपा को भी यही ट्रस्ट है कि हम लोग जीतेंगे। तो ये 300 प्लस सीटों का जो है ये टारगेट है, तो भाजपा का तो यही कहना है कि हम लोग तैयार है, लेकिन लोगों का भी इतना विश्वास हो चुका है कि लोग उनको वोट जरूर देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी ज्यादा सुख सुविधाएं निकाली हैं। यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वुमेन्स को जो है कभी भी आगे नहीं किया जाता था, लेकिन एक वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया जिसमें कि अब वुमेन को भी उसके हक हकूक मिलेंगे। तो इसीलिए यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब दुनिया पसंद करती है। समीक्षा आप कह रही है प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया पसंद करती है, तो कोई दिक्कत जिस हिसाब से इस समय सिनेरियो को देखे तो जीतने में तो कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल समीक्षा, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया पसंद करती है, लेकिन श्रीनगर में जो वहां के विपक्ष के नेता है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों या फिर पीडीपी के हों, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो 370 हटाकर वादे किए गए थे कि उनका विकास होगा, वहां घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कायम रहेगी, सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेर रही है। देखिए 3 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वादा किया था कि कश्मीर में टेररिज्म नहीं होगा, कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होगी। तो आज का माहौल अगर हम कश्मीर का देखें तो कश्मीर में पीस है, जो कि पहली सरकारें नहीं कर पाई, वो भाजपा ने किया। और लोगों की अगर बात करें तो एक ऐसा होता था कि पहले लोग डरते थे कि हम किसको वोट डालेंगे, किसको नहीं वोट डालेंगे, लेकिन आज कश्मीर में एक ऐसा पीस बन चुका है कि लोग ट्रस्ट करते हैं। कश्मीर में अब भाजपा ने अपने पैर जो है वो थमा लिए हैं, वहां पर वो पक्की सरकार जो है वो लेकर निकलेगी। और रही बात एक स्पेशल स्टेटस की, बात की आपने, ये स्पेशल स्टेटस जो है बिल्कुल कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद ये छीना गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कश्मीरी पंडितों की बात करें तो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम काफी ज्यादा खुश है कि ये 370 हटा। समीक्षा इस बार कर रहे हैं, ठीक है स्पेशल स्टेटस वो था, लेकिन 370 आर्टिकल 370 कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि आर्टिकल 370 को नहीं हटाया जा सकता। ये एक टेम्पररी आर्टिकल 370 था, बिल्कुल उसको हटा दिया गया। स्पेशल स्टेटस ये उन सरकारों को स्पेशल स्टेटस लग रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं 370 टूटने से। समीक्षा इस बार लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी के लिए तीसरे टर्म की शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहेगी कि उसकी तीसरी बार सरकार बने। दूसरी तरफ सत्ता विपक्ष के जो लोग हैं वो सत्ता पर काबिज होने के लिए लगातार एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर की राजनीति में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लोकसभा चुनाव के लिए कौन से मुद्दे सबसे अहम होंगे? मुद्दों की बात करें तो मुद्दे सबसे पहले यहाँ पर डेली वेजेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पीएचई डेली वेजेस की प्रॉब्लम है। उनके वेतन है वो उनको नहीं मिले हैं काफी देर से। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पीओजेके के रिफ्यूजीज हैं, उनके बहुत अहम मुद्दे हैं जो कि अभी तक मतलब लोग आशा कर रहे हैं कि हम अगर इस बार लोकसभा इलेक्शंस में भाजपा को जिताते हैं तो भाजपा हमारे मसले मिसाइलों को जो है वो हल करे। और 11 मार्च को जो है एक टीम आ रही है दिल्ली से जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए लोकसभा इलेक्शंस को लेकर, तो उसी के बाद जो है एक परफेक्ट डेट जो है वो अनाउंस होंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा, हमें जम्मू कश्मीर की राजनीति के बारे में जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर आने वाले हैं, अब ये दौरा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद और विपक्ष के लिए कितना नुकसानदेह होगा ये आने वाला समय बताएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट खत्म हो चुका है। 6 बागियों की वजह से सरकार पर बड़ा संकट आया है, जो 3 दिन की मत्थापच्ची और मंथन के बाद समाप्त हो गया है। स्पीकर ने बागियों की विधानसभा सदस्यता जहां एक तरफ खत्म कर दी थी, लेकिन अब सरकार इन बागियों के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक एक कैबिनेट मंत्री ने चंडीगढ़ में बागियों के साथ मुलाकात की है। इसके अनुसार सरकार ने कि एक मंत्री बागी कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे और उनकी ये मुलाकात होटल में हुई। मंत्री की गाड़ी होटल के बाहर स्पॉट की गई थी। फिर मंत्री ने बागी कांग्रेस नेताओं से मीटिंग की। हालांकि मीटिंग के ज्यादा जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि मंत्री दिल्ली भी जा सकते हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने संकेत भी दिए थे कि बागियों की पार्टी में वापसी भी हो सकती है। सीएम सुक्खू ने
अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी अपने छोटे भाई हैं और कुछ तो बड़े भी हैं। बागियों की गलती माफ की जा सकती है। 2 विधायकों की पत्नियां मुझसे मिलने भी आई थी। हालांकि इस बीच सीएम की बात को बीच में हुड्डा और डीके शिव कुमार ने काट दिया। सुक्खू और बहुत सवालों के जवाब देना चाहते थे, लेकिन बाद में डीके शिव कुमार ने कहा कि अनुशासनहीनता हुई है, सभी एकजुट हैं, सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। शिमला में गुरुवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हालांकि बागियों का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में फैसला हुआ है। जब पूछा गया कि 6 बागी कांग्रेसियों की विधायकी के निष्कासन के फैसले में लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल असर पड़ेगा। जब आपको 1 साल से अधिक का समय दिया गया है, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उनका नाराज होना जायज सी बात है। उनको बिठाते और बातचीत करते कोई सॉल्यूशन निकलता तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागियों में धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर के राजेंद्र राणा, हमीरपुर के बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, ऊना के गगरेट से चैतन्य शर्मा, ऊना के कुल्हेहड़ के से देवेंद्र कुमार और भुट्टो और लाहौल स्पीति से रवि कुमार ठाकुर शामिल हैं। इन सभी 6 कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट डाला था। गुरुवार को व्हिप का उल्लंघन करने पर विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने इनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, जिसके बाद से लगातार हिमाचल प्रदेश की राजधानी में सियासी उठापटक मचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस इस दौरान अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से रूठे हुए विधायकों को मनाने की कवायद जो है लगातार जारी है। वही राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी अब इंडिया का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा बन गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयंत एनडीए का हिस्सा तो बन गए हैं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में वो एनडीए के बैनर तले यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है कि भाजपा ने यूपी की 50 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम भी तय कर लिए हैं। वहीं यह खबर है कि यूपी में भाजपा अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जयंत चौधरी के राष्ट्रीय दल को 2 सीटें और जबकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस को 2 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और यूपी के मंत्री संजय निषाद की निषाद पार्टी को 1-1 लोकसभा की सीटें बीजेपी जो है उनके लिए छोड़ सकती है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा भी है कि रालोद एनडीए के बैनर तले पश्चिमी यूपी की बागपत और बिजनौर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक सूचना जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से चुनाव समिति की तरफ से बैठक की जा रही है और सीटों को लेकर चर्चा किया जा रहा है। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो रात तक बीजेपी कार्यालय में रहे और सीटों को लेकर चर्चा हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता अमित सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी जो है अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें लोकसभा की यूपी में छोड़ सकती है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तो अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 लोकसभा सीटें छोड़ने की बात जो है सूत्रों के हवाले से ऐसे बात सामने आई है कि बीजेपी छोड़ रही है। वहीं आरएलडी के लिए भी 2 सीटें। इतने महत्वपूर्ण इवेंट में उत्तर प्रदेश को एक पार्टनर स्टेट तो यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। यही वजह है कि 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं यूपी को नजर में रखकर लड़ा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस समय विपक्षी दल के बड़े दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो है वह एक साथ आ चुके हैं। उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। कांग्रेस के खेमे में 17 सीटें आई हैं, जबकि बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं अब बीजेपी की तरफ से अपने सहयोगियों को 6 सीटें देने की बात कही जा रही है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित सिंह लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ऐसा माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ सकती है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? वहीं भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग के निमंत्रण पर उन्होंने पीएल पुनिया और अन्य नेताओं के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपनी चिंताएं उनके सामने रखी हैं। ये शिकायत रहती है कि चुनाव के दिन प्रशासन ऐसे हालात पैदा कर देता है कि पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है। हम चाहते हैं कि जो कॉपी हमें मिले उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। पेश कटे वो तीनों कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लेकर मिले थे और हमने वही समस्याएं रखी जो आपकी है। अक्सर शिकायत होती है कि चुनाव के दिन प्रशासन कुछ ऐसे हालात पैदा करता है कि पिछड़े वर्ग के, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक, इनके वोट नदारद मिलते हैं वोटर लिस्ट पर। ये बड़ी कॉमन शिकायत होती है। पेज के पेज कटे होते हैं। तो जब कॉपी हमें मिल गई है तो उस कॉपी में हेर फेर तब तक न की जाए जब तक हमको या उस पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास में न ले लिया। दूसरा, विज्ञापन के नाम पे जिस तरह अंधाधुन खर्च हो रहा है और अब न्यूज कम हो गई है, विज्ञापन ज्यादा हो गया है, उस पर कहीं तो अंकुश लगे। प्रशासनिक अधिकारी जो सूट करते हैं सत्तारूढ़ दल को, उनको खास जगहों पे लगाया जाता है और भरपूर दुरुपयोग होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। बाकी हमारे पुनिया जी इसको स्पष्ट करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।